आज अपन नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं कैपेसिटेंस या कैपेसिटर। और कैपेसिटर, कैपेसिटेंस और कैपेसिटर, कैपेसिटर। हाँ, कैपेसिटर यानी कि जिसकी ऑब्जेक्ट की बात की जाएगी उसको कैपेसिटर कहा जा रहा है इस चैप्टर में। और कैपेसिटेंस मतलब उस नेचर को जिसके बारे में हम स्टडी करने वाले हैं उसे कैपेसिटेंस कहा जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसका इम्पोर्टेंस कितना है, महत्व कितना है। तो मतलब जैसे मैंने आपको एकदम टू द पॉइंट बता दिया था जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी देखा था, तो उसमें मैंने आपको बता दिया था कि यार इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स एक ऐसा टॉपिक बनेगा, उसी में से चांसेस हैं, अगर सवाल आता है तो उसी में से बनने के चांसेस हैं। बट ऑन दी अदर हैंड कैपेसिटर या कैपेसिटेंस में ऐसा कोई खास टॉपिक इतना मतलब हाईलाइट नहीं होता। करंट में तो हाईलाइट हो जाता है, कैपेसिटेंस में ऐसा कोई खास टॉपिक हाईलाइट नहीं होता है। बट उनमें भी मतलब जो कम हाईलाइटेड हैं कि भाई ऐसा कोई नहीं है, कुछ भी आ जाता है कि कैपेसिटेंस निकालने के लिए आ गया या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए आ गया या उसका मतलब कुछ कॉम्बिनेशन बन गया। तो मतलब कभी कभी सवाल वेरी करते रहते हैं, कोई खास पैटर्न यहाँ पर आप स्टडी नहीं कर पाएंगे, रीड नहीं कर पाएंगे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जेई मेन की। तो जेई मेन में एज सच कोई पैटर्न रीड नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें अगर मैं देखूं तो एक छोटा सा टॉपिक थोड़ा सा ज़्यादा महत्व रखता है, आरसी सर्किट्स। तो सर ये क्या है? जब पढ़ेंगे तब पता लग जाएगा, है ना। बस अभी तो बस नाम बता रहा हूँ कि हाँ यार इस तो को थोड़ा ध्यान से अच्छे से पढ़ लें, इसमें इक्वेशंस लिखनी होती है, उन इक्वेशंस को अच्छे से कर लें। बात करते हैं जेई एडवांस की। जेई एडवांस में तो कोई रीड ही नहीं कर पाया, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। रीड ज़रूर कर सकते हैं हम जेई मेंस को, इसको प्रेडिक्ट करना थोड़ा आसान होता है। इनफैक्ट जेई मेन के जब हमारा पूरा 12th ख़त्म हो जाएगा तो एट द एंड ऑफ 12th हम लगभग 15 से 20 सवाल प्रेडिक्ट करने वाली हालत में होंगे। 1 मिनट, 15 से 20 नहीं, मतलब अगर 30 सवाल का होता तो अब थोड़ा कम हो जाएगा, तो मान लो 15 सवाल के आसपास अपन प्रेडिक्ट करने की हालत में होते, तो 15 में से आप लगभग 12 तो बैठ ही जाएंगे, है ना। तो 15 में से 15 सवाल में जो हम बोलेंगे कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसका ध्यान रखना, उसमें से मतलब 12 के आसपास तो आपके बैठ जाएंगे, पेपर में आ जाएगा। तो मतलब समझ लो लगभग 40% 50% पेपर आप पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं, किसका? जेई मेन का, है ना। तो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जब 12th आपका ख़त्म होगा तब आप इस लायक बन जाएंगे कि हाँ यार 10 12 15 सवाल अपन देख लें कि किस इम्पॉर्टेंट टॉपिक से आने वाले हैं। अब बात करते हैं जेई एडवांस की। तो जेई एडवांस को प्रेडिक्ट कर पाना मुश्किल होता है, तो पूरा ही इसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है, मतलब सब कुछ ही इम्पॉर्टेंट या कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, इस तरह से। तो अब जेई एडवांस में सवाल कितने आते हैं? जेई एडवांस में सवाल अगर आएगा तो लगभग आप सोच सकते हो 2 सवाल के आसपास इसकी एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। मतलब 1-2 सवाल इस तरह से आते रहते हैं दोनों पेपर को मिला के, है ना। पेपर 1 एंड पेपर 2 को मिला के लगभग 1 या 2 सवाल आते रहते हैं। करंट के थोड़े ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने थोड़ा इसका वेटेज के बारे में बात कर ली है। नाउ आपको ये साउंड कर रहा होगा कि यार 1-2 सवाल तो कुछ भी नहीं है, मतलब छोड़ दो इसको तो क्या ना कि इतने सवाल होते हैं हमारे पास में, तो अगर 2 सवाल आते हैं तो इसको छोड़ दो। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास में एक पेपर में लगभग 20 क्वेश्चंस होते हैं, अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस होते हैं। आप अगर पेपर 1 की बात करेंगे, पेपर 2 की बात करेंगे, अराउंड 18 to 20 क्वेश्चंस होते हैं एक पेपर में। तो दोनों का मिला के आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अराउंड 36 to 40 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो अब 36 से 40 क्वेश्चंस की बात करें तो अभी करंट सिनेरियो में 50% प्लस मार्क्स लाने वाले कितने लोग हैं? अभी राइट नाउ अपने जो पेपर हो रहे हैं उसमें 50% प्लस मार्क्स लाने वाले कितने लोग हैं? ठीक है, शर्म आ रही है बताने में तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग शर्मा रहे हो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि किसी के भी 50 से मतलब ज़्यादा तो होंगे ही, है ना। बस बता इसलिए नहीं रहे हो कि कोई शर्म आ रही है या कुछ जो भी है। तो मतलब मैं थोड़ी पॉजिटिव साइड देख लेता हूँ, है ना, कि हाँ ऐसा मैं मज्यूम कर रहा हूँ कि 50+ है। तो भाई अब सोचो कि 40 सवाल में से 50% क्वेश्चन अगर हम करते हैं तो क्या जेई का सिलेक्शन हो जाएगा? क्या जी हो जाएगा, ठीक है ना। 50% मार्क्स में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लगभग हो जाएगा। ठीक ठाक रैंक से होगा, मतलब ऐसा कोई स्टार नहीं बनोगे, तो ठीक ठाक रैंक से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका 50% मार्क्स अगर होते हैं तो।
तो आप सोचिए कि 40 सवाल में से 20 सवाल तो आप कर रहे हो, और उन 20 सवालों में से अगर 2 सवाल फंस गए तो 10% मार्क्स तो यही दे जाएगा। अगर हमने कैपेसिटेंस अच्छे से कर लिया तो 10% मार्क्स तो यही दे जाएगा। तो हमें क्या करना है, मेरा ये कहने का मतलब ये नहीं था कि 50% लाने हैं, मैंने कहने का मतलब ये था कि छोटी छोटी चीज़ों को मतलब टारगेट करोगे तो बड़ी चीज़ भी कर लोगे, है ना। एकदम 100% लाने के चक्कर में कुछ भी नहीं करोगे। तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो लगभग 10% मार्क्स तुम्हारे बढ़ गए। जेई में से 10% नहीं, तुम्हारे मार्क्स में से 10% बढ़ गए, ऐसा समझो, ठीक है। तो आई होप यू गेट दी आइडिया कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, या इसका इम्पोर्टेंस या वेटेज कितना है। नाउ अब बात करते हैं कैपेसिटेंस पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों है। मतलब एक रीज़न तो है सिलेबस में है, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है कि जैसे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अभी अपने पिछले चैप्टर देखा था करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पावर का सोर्स बन रहा था, कहाँ हो रहा था, बैटरी बनी हुई थी कि बैटरी को हमने चार्ज कर दिया, वो पावर का सोर्स बन गया। अब मैं बात करता हूँ कि वहाँ पे रजिस्टर लगाया गया, वहाँ पे करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तो वह एनर्जी लेके जाएगा और एनर्जी फ्लो करवा के जाएगा। तो इस तरीके से वो बैटरी से पावर किसी रजिस्टर के पास जाएगी या किसी लोड के पास में जाएगी। तो दिस इज़ द वे टू ट्रांसफ़र पावर या एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, यू कनेक्टिंग द वायर। अब होता क्या है, मान लो अभी क्या है कि एक जगह पे आग लगी हुई है ना, आग लगी हुई है, बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। अभी क्या है कि तुम्हारे मतलब उस जहाँ पे आग लगी हुई है वहाँ पर एक टंकी भर के पानी है, ये टंकी भर के पानी है, और यहाँ पर ऐसे आग लगी हुई है, ये इधर ऐसे, ये ऐसे 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 आग लगी हुई है यहाँ पर। अब यहाँ से एक तरीका तो क्या है कि यहाँ से मैंने क्या किया कि इसको पाइप को कनेक्ट किया, और पाइप को कनेक्ट करते हुए इधर से पानी को इस आग पे डाल दिया, है ना। इस पाइप को इधर कर दिया और ये बेचारा चलता जा रहा है एकदम आराम से आराम से आराम से आराम से। लेकिन हमारा पर्पस तो क्या है, हमारा पर्पस ये है आग को बुझाना है। तो आग को बुझाना है तो मैं अगर एक पाइप लगाऊं, उसके कंपैरिजन में 2-4 लोग मिलके इस टंकी को यहाँ पर डाल के अगर उल्टा ही कर दिया तो कौन सी सिचुएशन बेटर होगी, पहली वाली सिचुएशन की दूसरी वाली सिचुएशन? सेकंड सिचुएशन बेटर होने वाली है कि हाँ यार हमारे को जल्दी से उसको बुझाना था, वो चलती रहेगी तो नुकसान कर देगी। तो हमारा पर्पस ये था कि इंस्टेंटेनियस बहुत ज़्यादा पानी लेके आ जाए एज़ कम्पेयर टू ये कनेक्टिंग। इस तरह से हमने पाइप की मदद से जो पानी लेके आ रहे हैं उसके कंपैरिजन में इट इज़ बेटर कि हम उस टंकी को उल्टा कर दें और उल्टा करके वहाँ पर पानी डाल दें। तो यहाँ से आपको शायद इस बात से रिलेट कर पा रहे होंगे कि इमेजिन करो कि बैटरी है ना, बैटरी है। अब बैटरी तो क्या करेगी, पावर देगी। किस तरह से देगी, वायर्स की मदद से पावर देगी। अब वहाँ पर मान लीजिए हमें इंस्टेंटेनियसली एनर्जी चाहिए, मतलब बैटरी तो क्या करेगी, धीरे धीरे करके देगी। करंट आ रहा है यहाँ पर, रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है, करंट आ रहा है, रेजिस्टेंस में से फ्लो कर रहा है। अब मान लो मुझे किसी सिचुएशन में इंस्टेंटेनियसली पावर चाहिए, और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है फ्लैश, कैमरे का फ्लैश जो होता है ना, कैमरे का जो फ्लैश होता है वो उसमें क्या होता है ना, एकदम से इंस्टेंटेनियसली पावर चाहिए खटाक करके, है ना। इतनी तेज़ लाइट जनरेट करता है वो, या पावर जनरेट करता है कि भाई साहब वो मतलब आंखें भी बंद करनी पड़ जाती है। ऐसा फ्लैश आता है ना तो आंखें बंद हो जाती है। तो माय पॉइंट इज़ दैट कि कहीं कहीं पर ऐसे इंस्ट्रूमेंट बन सकते हैं या ऐसी ज़रूरतें हमारी बन सकती हैं जहाँ पर कि कम समय में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो। तो वहाँ पर बैटरी का काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बिकॉज बैटरी तो आराम से करंट फ्लो करवा के एनर्जी देगी। तो ऑन दी अदर हैंड अगर मुझे कम समय में ज़्यादा एनर्जी की अगर रिक्वायरमेंट हो तो उस सिचुएशन में हमें किसकी मदद लेनी चाहिए, कैपेसिटर की मदद लेनी चाहिए। और ऐसी कहाँ पर रिक्वायरमेंट बन सकती है, इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है अपने पास फ्लैश, है ना। और अभी तो कैमरे के फ्लैश तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर पुराने वाली बात करोगे ना, आपने देखा है क्या वो कैमरे जो DSLR नहीं, वैसे वो कैमरा रोल वाले जो है ना, कैमरा रोल वाले कैमरा जो होते थे, तो उसमें देखा होगा कि तुमने देखा होगा फ्लैश ऐसा लगा हुआ था सामने की तरफ ऐसे फेस करके, है ना। और फिर तुमने देखा होगा कि जैसे वो कर दो ना, फ़ोटो ले लो, तो फ़ोटो लेने के कुछ समय बाद तक तुम फ्लैश यूज़ नहीं कर सकते, उसको चार्ज होने में टाइम लगता था।
मतलब इतना शायद तुम बच्चे थे, शायद ध्यान ना दिया हो इस बात का। तो मैं बता देता हूँ कि फ्लैश जो पहले हुआ करता था वो ऐसा नहीं कि खटाक 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 खूब सारे फ़ोटो ले लिए, नहीं। फ्लैश का यूज़ किया, कुछ समय वेट करना पड़ेगा ताकि वो चार्ज हो जाए, और फिर चार्ज हो जाए, फिर बटन दबाया तो खटाक से सारी की सारी एनर्जी उसने फ्लैश में निकाल दी, लाइट प्रोड्यूस करने में लगा दी। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा लाइट प्रोड्यूस करता है वो फ्लैश, वो लगता नहीं है वो, क्योंकि इसका रीज़न क्या होता है कि वो बहुत कम समय के लिए फ्लैश ऑन रहता है। तो आप अगर कभी मौका मिले, मतलब मौका में मिल ही जाएगा वैसे तो फ्लैश को अगर नोटिस करोगे तो बहुत बहुत कम समय के टाइम के लिए वो ऑन रहता है, लेकिन जो अमाउंट ऑफ जो उसकी लाइट रहती है बहुत ज़्यादा रहती है। तो इस तरह से और भी जहाँ पर हमें एप्लीकेशंस होंगी, जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी कि कम समय में ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, तो हम कैपेसिटर का इस्तेमाल करेंगे। फ्लैश के अंदर भी कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि कैपेसिटर झट से बहुत कम समय में बटन दबाते ही खूब सारी एनर्जी उस फ्लैश को दे देता है, और वो फ्लैश इतनी अच्छी पावर के साथ में, इतने अच्छे लाइट के साथ में चमक जाता है। तो अब बात करते हैं कि यार ये कैपेसिटेंस की ज़रूरत हमने समझ ली हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और अब इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि हाँ यार हमारे कम समय में अगर ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो तो कैपेसिटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब आते हैं कि भाई कैपेसिटेंस है क्या। तो देखिएगा क्या होता है कि लेट्स से दिस इज़ अ कंडक्टर, कोई रैंडम कंडक्टर है, ठीक है, और मैं चाहता हूं कि इसका कैपेसिटर बनाने में इस्तेमाल किया जाए। तो कैपेसिटर का काम क्या था, बोलो बोलो, बरोबर। तो एनर्जी सोर्स वो यूज बना हुआ है और कम समय में ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि भैया वो एनर्जी सोर्स बना हुआ है ना, एनर्जी सोर्स बना हुआ है। तो कोई कैपेसिटर है मतलब कोई कंडक्टर है, ये कोई कंडक्टर है, और मैं चाहता हूं कि इस कंडक्टर का इस्तेमाल किया जाए एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, या एज अ कैपेसिटर इस्तेमाल किया जाए। तो कैपेसिटर के तौर पे इस्तेमाल करना है, इसका मतलब एनर्जी सोर्स बनाना पड़ेगा, और एनर्जी सोर्स बनाना है तो मैं क्या कर देता हूं, इसको चार्ज दे देता हूं। तो चार्ज दे दिया तो इसके सराउंडिंग में क्या ये खुद इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर देगा क्या? क्या कंडक्टर को चार्ज देने पर सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी या नहीं होगी? कंडक्टर को चार्ज देने पर सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी यार, क्यों नहीं होगी? सराउंडिंग में तो होगी, अंदर ज़रूर नहीं होगी, लेकिन बाहर तो ज़रूर हो सकती है। तो इसका मतलब मैं देता हूँ कि यार चार्ज अगर दे दिया जाए तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। अब एक टर्म याद करो, क्या था अपना, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ऐसा कुछ सुना था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में सुना था। क्या सुना था बताओ, क्या था वो? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। इसका मतलब उसका ये था कि पर यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर्ड है वो लिखी जाती है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब जो एनर्जी एसोसिएटेड है वो किसके साथ में एसोसिएटेड है? बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एसोसिएटेड है। समझ रहे हो क्या बात को? बोलना पड़ेगा बाबा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि चार्ज प्रोड्यूस किया, चार्ज दिया गया कंडक्टर को, चार्ज देने के बाद में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से सराउंडिंग में, कंडक्टर के अगल बगल में, आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जनरेट हुई तो क्या वहाँ पर एनर्जी डेंसिटी होगी कि नहीं होगी? होगी। एनर्जी डेंसिटी होगी तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है उसके साथ में एक एनर्जी एसोसिएटेड है। इसका मतलब यहाँ पर इस कंडक्टर को जैसे ही चार्ज दिया तो इसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिल गई, इसको कुछ ना कुछ एनर्जी मिल गई। ठीक है, चार्ज देने के साथ में इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज हुआ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ गया, इसका पोटेंशियल बढ़ गया। तो मैं कहता हूं कि यार यहाँ पर क्यू चार्ज देने की वजह से इसका पोटेंशियल अगर डेल्टा वी बढ़ा
है ना। फिर से बोलता हूँ कि Q चार्ज दिया तो पोटेंशियल डेल्टा V बढ़ा, Q चार्ज को और चार्ज दे दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ गया, Q चार्ज दिया और बढ़ा दिया चार्ज को तो पोटेंशियल डिफरेंस और बढ़ा दिया। तो बच्चा यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो डेल्टा V की वैल्यू होगी, डेल्टा V की जो वैल्यू होगी, आई कैन से दैट कि वो चार्ज जितना ज़्यादा दिया जाए उतना ही ज़्यादा वहाँ पर पोटेंशियल जनरेट होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होने वाला है। तो या उल्टा भी लिख सकते हैं कि Q इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V भी लिख सकते हैं। अभी क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाया जाता है तो Q इज़ इक्वल्स टू C इंटू डेल्टा V, और ये जो C है वही कहा जाता है कैपेसिटेंस, वही कहा जाता है कैपेसिटेंस। तो C की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बोलो, Q अपॉन डेल्टा V। कितनी आ गई, Q अपॉन डेल्टा V। क्या कोई मतलब समझाना चाहेगा इसका हिंदी में, मराठी में, इंग्लिश में कि Q अपॉन डेल्टा V इसको क्या कहा जा सकता है कि भाई डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया जाए तो बोलो, सवाल ये है कि इसका मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि क्या है Q अपॉन डेल्टा V अगर लिखा गया है तो इसका फिजिकल मतलब क्या है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि Q चार्ज दिया जाए तो डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, या डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा तो Q चार्ज दिया गया है। तो मैं ये कहता हूँ कि एक पर यूनिट पोटेंशियल बढ़ने के लिए कितना अमाउंट ऑफ चार्ज दिया गया, डेल्टा V कर सकते हो ना। तो मैं कह सकता हूँ कि एक यूनिट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए जितना चार्ज दिया गया वही कैपेसिटेंस ऑफ दिस कंडक्टर कहा जाएगा। आई कैन से कि डेल्टा V चार्ज देने, डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए दिया चार्ज इज Q। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करने के लिए दिया गया चार्ज इज Q। तो यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करने के लिए दिया गया चार्ज क्या हो जाएगा, Q अपॉन डेल्टा V। इसका मतलब यहाँ से C को मैं क्या समझ सकता हूँ कि भाई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए हमें जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इस कंडक्टर को देना पड़ेगा वही उसका कैपेसिटेंस कहा जाएगा। तो मैं दो अलग अलग कंडक्टर लेता हूं जिसमें कि एक में कहा गया कि यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए उसे 2 कूलाम चार्ज देना पड़ता है, और दूसरे में कहा गया यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करने के लिए उसे 5 कूलाम चार्ज दिया जाता है। तो बताइए किसका कैपेसिटेंस ज़्यादा होगा, 5 वाले के लिए ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा चार्ज प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, ज़्यादा चार्ज देना पड़ रहा है उसका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए, पोटेंशियल को इंक्रीज़ करने के लिए। ये बात तो हमें समझ में आ गई। इसको कैपेसिटेंस को एक और तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर C तो आ गया था Q बाई डेल्टा V, ये तो इतना समझ में आ गया। दूसरा मैं लिखता हूँ Q बराबर C इंटू डेल्टा V। तो मैं 2 कैपेसिटर लेता हूँ जिसका कैपेसिटेंस एक का है C1, दूसरे का है C2, है ना। एक का ले लिया C1 और दूसरे का है C2, और ये भी ले लिया कि भाई C2 का अमाउंट ज़्यादा है। तो मैं ये देख सकता हूँ कि भाई अगर दोनों के लिए डेल्टा V सेम रखा गया तो बताइए चार्ज किस पर ज़्यादा आएगा, C2 पर ज़्यादा आएगा, क्योंकि Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू डेल्टा V और Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू डेल्टा V। सिंस मैंने दोनों पर डेल्टा V का अमाउंट सेम रखा तो मैं कह सकता हूं जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा उसके लिए चार्ज जो आया है, चार्ज जो प्रोड्यूस हुआ है वो भी ज़्यादा आ चुका है। तो इसको दूसरे शब्दों में ये कहा सकता है कि किसी की कैपेसिटेंस अगर ज़्यादा है, किसी कंडक्टर के लिए, किसी कैपेसिटर के लिए अगर उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है, C की वैल्यू अगर ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो चार्ज ज़्यादा होल्ड कर सकता है कि कम होल्ड कर सकता है, ज़्यादा होल्ड कर सकता है। मुझे यहाँ से समझ में आया कि चार्ज इज इक्वल टू C2 इंटू डेल्टा V। मैंने डेल्टा V दोनों में सेम रखा तो जिस पे कैपेसिटेंस ज़्यादा उसको चार्ज ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है, चार्ज ज़्यादा मिलने वाला है। तो अभी इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि भाई सबसे पहले तो कैपेसिटेंस के बारे में लिखें। तो
इसमें लिखिए कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज charge given to a conductor to increase its potential by 1 unit, to increase its potential by 1 unit. It shows, capacitance shows the capacity to hold charge. Capacitance shows the capacity to hold charge. ठीक है, फिर ये नोट कर लीजिए कि कोई कंडक्टर था, न्यूट्रल कंडक्टर था, उसमें हमने कुछ क्यू चार्ज दे दिया, तो मैंने देखा कि भाई ये डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस आया, कि चार्ज देने की वजह से आया पोटेंशियल डिफरेंस, देने की वजह से बना पोटेंशियल डिफरेंस। डन, ये लिख लिया। इसकी जो यूनिट होती है सी की, यूनिट को अपन लिख सकते हैं कितना, चार्ज यानी कि कूलाम डिवाइड बाय वोल्ट, कूलाम पर वोल्ट, और इसको स्टाइल से फैराड भी लिखा जाता है ना, फैराड लिखा था, कूलाम पर वोल्ट, और इसे स्टाइल से फैराड लिखा था। तो इस चैप्टर में आपको कूलाम पर वोल्ट तो नहीं दिखेगा, फैराड ही ज़रूर दिखेगा। डन। डन, बोलिए। ठीक है, अब देखिए कि मैं देखना चाहता हूँ कि एनर्जी एसोसिएटेड, एनर्जी इन अ कैपेसिटर क्या लिखा जाएगा। तो एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये कोई मैंने कंडक्टर ले लिया, देखा शुरू में इसका कोई चार्ज नहीं था, है ना, देखा इसमें शुरू में कोई चार्ज नहीं था और इसका पोटेंशियल भी ज़ीरो कर दिया। फिर मैंने देखा
कि यहाँ पर इससे कुछ Q चार्ज इंट्रोड्यूस करवा दिया गया, तो इसकी वजह से यहाँ पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस आया, और शुरू में पोटेंशियल 0 था, बाद में पोटेंशियल V आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई बोलो, V आ चुकी है। समझे क्या? शुरू में पोटेंशियल 0 0 और बाद में इसका पोटेंशियल अगर V बन चुका है तो पोटेंशियल डिफरेंस इज कमिंग आउट टू बी V माइनस 0, यानी कि V आ चुका है। तो यहाँ से मैं देखता हूँ कि इसके साथ में जो एसोसिएटेड V है वो बन चुका है V, मतलब इसके साथ में जो पोटेंशियल बढ़ा है वो बन चुका है V। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो यहाँ से अपने को लग रहा हो कि यार C की जो वैल्यू आ रही है वो Q बाई V आ रही है, जो कि चार्ज और V दोनों पे डिपेंड कर रही है। ऐसा नहीं है, C की जो वैल्यू है वो चार्ज और पोटेंशियल दोनों से इंडिपेंडेंट आ जाती है। क्यों? क्योंकि चार्ज मान लो 2 के फैक्टर से बढ़ा तो पोटेंशियल भी 2 के फैक्टर से बढ़ जाता है, ऐसा पाया गया, और वो कट जाता है। इसका मतलब एक्चुअली जो कैपेसिटेंस है ना, ये ना तो चार्ज पर डिपेंड कर रहा है ना तो V पर डिपेंड कर रहा है। तो सर किस पर डिपेंड कर रहा है, वो थोड़े दिनों बाद या कल या परसों में आपको बता पाऊंगा। अभी बस इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V। ठीक है, ये Q और V पर डिपेंड नहीं करता, वो जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। ठीक है ना? तो ऐसा मत कह देना कि सर ये Q के प्रोपोर्शनल है और वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नहीं, ऐसा नहीं है। ओ सॉरी, वोल्टेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसा नहीं है। C रिमेन्स कांस्टेंट, Q चेंज करो तो पोटेंशियल भी चेंज हो जाएगा, और वो इस प्रकार से चेंज होगा कि उनका रेशियो फिर कांस्टेंट आ जाएगा। नाउ अब मैं देखता हूँ कि देखिए ये Q चार्ज आया, तो हमेशा मैंने Q चार्ज लाया, तो ऐसा तो है नहीं कि Q चार्ज मार्केट में मिलता है थैली में, कि Q चार्ज को मैं लेके आ गया और यहाँ पर रख दिया। हुआ क्या होगा कि ये तो फाइनल सिचुएशन है, यहाँ पर ये इनिशियल तो ज़ीरो रहा होगा। इनिशियल अगर देखें, इनिशियल तो कहा जाए तो ये चार्ज कितना रहा, 0 रहा। फिर मैं अगर इंटरमीडिएट की बात करता हूँ तो ये रहा हमारा कंडक्टर, और इंटरमीडिएट अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास में चार्जेस आते जा रहे हैं, dq चार्जेस आते जा रहे हैं, और dq चार्जेस आने की वजह से इस मेटल पर कुछ पहले ही चार्ज 0 से बढ़कर कुछ q हो चुका है, और साथ ही साथ इसका जो पोटेंशियल बन चुका है वो 0 से बढ़कर कुछ मान लेते हैं v हो चुका है। चार्ज अब q आ गया तो पोटेंशियल v लिखूंगा ना। तो अब मैं देखता हूँ कि फर्दर dq चार्ज अगर आता है तो उसको आने के लिए ये Q चार्ज इनवाइट करेगा या दूर भगाने की कोशिश करेगा? दूर भगाएगा। दूर भगाएगा तो इसका मतलब DQ चार्ज क्या खुद से आ सकता है क्या, अपनी मर्जी से यहाँ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। यहाँ पर इसका मतलब इसे लाना है तो हमें कुछ अपने हाथ से उसको खींच के लाना पड़ेगा, उसको वहाँ पर ऐसा धक्का मार के लाना पड़ेगा, खुद से तो वो नहीं आने वाला। तो वो जो धक्का मार के लाने में किया गया वर्क डन है वही इसकी एनर्जी में स्टोर होने वाला है। और ऐसा काम हमने पहले भी किया था, याद करो, जब पोटेंशियल वगैरह निकाल रहे थे तब ऐसे छोटे मोटे काम अपन ने किए थे। तो मैं देखता हूं कि एनर्जी स्टोर्ड ड्यू टू एडिशन ऑफ DQ चार्ज अगर लिखा जाए तो देखो, चार्ज DQ आया, Q चार्ज की वजह से पोटेंशियल बना हुआ है V। अब DQ चार्ज आ भी गया तो DQ चार्ज बेचारा इतना चुन्नू सा था, इतना छोटा था कि यार चार्ज में कोई खास फर्क नहीं पड़ा, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल बना वो भी लगभग अपना सेम बना रहा। तो मैं अगर इसका छोटी सी एनर्जी अगर लिखूं तो मैं कह सकता हूं DQ इनटू इस चार्ज को इन्फानाइट से लाए, इन्फानाइट पे पोटेंशियल 0 और यहाँ पर पोटेंशियल V, तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, V माइनस 0 हो गया। इस DQ चार्ज को कहाँ से ला रहे हैं, इन्फानाइट से ला रहे हैं, उस पर पोटेंशियल कितना मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं, 0 मान सकते हैं रेफरेंस के लिए। तो 0 पोटेंशियल से आया, कहाँ पर आया, पोटेंशियल V तक, तो उसकी एनर्जी में कितना चेंज हुआ बताओ, DQ इंटू V माइनस 0, यानी कि DQ इंटू V बन चुका है। तो अगर मैं टोटल यहाँ पर अगर U देखना चाहता हूँ तो वो बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ DU और इंटीग्रेशन ऑफ V DQ। अब क्या है कि इंटीग्रेट तो करना है DQ के साथ में, लेकिन बैठा कौन है, V बैठा हुआ है, तो क्या किया जाए यहाँ पर, उसको लिख सकते हैं Q अपॉन C लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं DQ।
ये देखो ना, अपना ऊपर था देखो कि हाँ Q इक्वस टू सी वी, तो V बराबर Q बाई सी, तो V बराबर Q बाई सी इस प्रकार से लिख दिया। तो इसको मैं इंटीग्रेट करता हूँ तो यहाँ से आ गया Q स्क्वायर बाई 2C। लिमिट्स कर देते हैं, शुरू में इसका था 0 और बाद में इसका कुछ चार्ज फाइनली बोल दिया Q बन चुका है। तो मैं कह सकता हूँ कि किसी कैपेसिटर की अगर एनर्जी लिखी जाए तो वो बन जाएगी Q स्क्वायर बाई 2C, है ना, Q स्क्वायर बाई 2C। और Q को अगर लिखें CV, तो Q को अगर मैं CV लिखता हूँ तो CV का स्क्वायर अपॉन 2C, तो ये आ जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो यहाँ से अल्टीमेटली मुझे समझ में आ रहा है कि U की वैल्यू जो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड है वो कितनी बन चुकी है, Q स्क्वायर बाई 2C बन चुकी है, या हाफ CV स्क्वायर बन चुका है। ठीक है, तो ये वही एनर्जी है, ये वही एनर्जी है जो कि मैंने बात करी थी बिगिनिंग में कि इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी के बारे में जो हमने लिखा था, बिल्कुल ये वही एनर्जी है। तो उसका अमाउंट कितना बन चुका है, Q स्क्वायर बाई 2C या हाफ CV स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास में टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर जिसका चार्ज कितना है, Q है, कैपेसिटेंस कितना है, C है, तो उसकी एनर्जी लिखा जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C। और इसी तरीके से अगर उसका पोटेंशियल मैंने V लिखा तो ये बन जाएगा हाफ CV स्क्वायर। तो इस तरह से मेरे पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड किसी कैपेसिटर में बन जाएगा, तो इस प्रकार से लिखा जा सकता है। नोट कर लीजिए जल्दी से। कर लिया? ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं देखता हूँ कि हमारे पास कुछ डिफरेंट शेप के कैपेसिटर होते हैं। मतलब इस चैप्टर में और आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहला जो शेप का कैपेसिटर अपने पास पाया जाता है वो है स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में बड़ा आसान है इस चीज़ को देखना कि ये मैंने एक कर दिया, एक कोई चार्ज रख लिया, मतलब एक स्फेरिकल बॉडी रख दिया, इसमें मैंने कह दिया कि इसका Q चार्ज है और रेडियस R है, ये मेटल है या कंडक्टर है, इसे Q चार्ज दे दिया एंड इसके रेडियस मैंने कहा R है। तो क्या कोई बता पाएगा इसका पोटेंशियल कितना होगा?
के क्यू बाय आर। तो लिख सकते हैं पोटेंशियल इज रिटर्न एज के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ से Q की वैल्यू जो बनी है वो आ गई है R अपॉन के, और साथ में V बन चुका है। तो याद करो कैपेसिटर को, तो कैपेसिटर के लिए क्या लिखा था, Q बराबर CV लिखा हुआ था। इसका मतलब यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि R अपॉन के इज इक्वल टू C। तो यहाँ से C की वैल्यू जो बनी, R अपॉन K की वैल्यू बताइए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो इस तरीके से कोई स्फेरिकल अगर कंडक्टर है तो उसकी वजह से जो कैपेसिटेंस लिखा जाएगा ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर वो आ चुका है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चलिए यहाँ पर इसको नोट करिए और उसके बाद में एक सवाल करना। डन, नोट कर लिया। अरे बोलो बाबा, हो गया ना? हाँ, तो सवाल लिखिए, find the capacitance of a spherical conductor. Find the capacitance of a spherical conductor. Capacitance of a spherical conductor which has shape same as that of earth. धरती माता की शेप के बराबर उसका शेप है, विच हैज़ शेप सेम एज दैट ऑफ अर्थ। बताइए कितना आ रहा है? हम्म, 6400 किलोमीटर। सही, मतलब क्या पूछ रहा था मुझसे? फाइंड द कैपेसिटर ऑफ अ कंडक्टर विच हैज़ शेप सेम एज दैट ऑफ अर्थ। धरती माता की शेप के बराबर अगर उसका शेप है तो बताइए उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो वो जो बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाता है कि मैं लिख सकता हूँ कि जो उसका सॉल्यूशन बनेगा है ना, अर्थ वाले का जो क्वेश्चन था कि भाई अर्थ शेप का कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो C की वैल्यू ये आ गई थी, R बाई के आ गई थी ना। तो R की वैल्यू क्या लिखेंगे, 6400 किलोमीटर, यानी कि 10 पावर कितना था 3, और नीचे में कितना था K की वैल्यू यानी कि 9 इंटू 10 पावर 9। तो देखोगे यहाँ पे थोड़ा मैथ्स वैथ्स करोगे ना तो इसकी वैल्यू जो आ जाती है वो आ जाते 711 म्यू एफ लिख सकते हैं। ठीक है, म्यू मतलब समझते ही होंगे है ना। हाँ, माइक्रो फैराड ये आ जाएगा 711 माइक्रो फैराड बन चुका है। तो देखिए धरती माता के साइज़ का अगर कैपेसिटर लिया जाए तो उसमें 711 माइक्रो फैराड बना हुआ है, 711 माइक्रो फैराड बना हुआ है। तो यहाँ पर मतलब फैराड जो यूनिट है ना वो बहुत बड़ी है, इसका मतलब है ना, जो फैराड यूनिट है ना वो बहुत 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 बड़ी है, ये समझ रहे हो क्या?
क्योंकि हमारी धरती माता जो है, धरती माता का इतना बड़ा शेप एंड साइज़ होने के बावजूद भी जो कैपेसिटेंस आया है वो माइक्रो फैराड में आ गया है। तो यू कैन इमेजिन कि हमारा जो छोटे छोटे कैपेसिटर होंगे जिनका शेप या साइज़ छोटा होगा, उनके लिए कैपेसिटेंस जो है वो तो और छोटी बन जाएगी। इसका मतलब कहीं पर भी किसी भी सवाल में आपको जो कैपेसिटेंस मिलेगा वो फैराड में नहीं मिलना चाहिए। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरेटिकल तो मार देंगे, लेकिन प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमारे पास किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो फैराड में नहीं बनेगा। ठीक है, तो जनरली आपको क्वेश्चंस में माइक्रो फैराड में ही मिलेगा कि 1 माइक्रो फैराड, 1/2 माइक्रो फैराड, इस तरह से आपको सवाल मिलने वाले हैं। ओके, तो ये सवाल का पर्पस ही ये था, इस बात को समझा पाना कि हमारे पास में ये जो फैराड यूनिट है बहुत 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 बड़ी यूनिट है। जैसे आप समझ सकते हो एक लाइट ईयर, लाइट ईयर पता है किसकी यूनिट है? किसकी है? डिस्टेंस है। तो अभी मैं बोलता हूँ कि यहाँ से मुंबई से पुणे की डिस्टेंस लाइट ईयर में बताओ, तो मज़ा आएगा क्या तुम्हें? लेकिन उसकी जगह 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर बोलूँगा तो ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो दैट इज़ द सेम सिचुएशन कि ये जो फैराड यूनिट है बहुत बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए हम क्या करेंगे, माइक्रो फैराड का इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखिए ये तो मैंने क्या लिया, स्फेरिकल कैपेसिटर लिया जिसमें कि एक कैपेसिटर रखा हुआ था। अब थोड़ा सा फंडा समझते हैं। देखिएगा हम कैपेसिटर बना क्यों रहे हैं, एकदम बिगिनिंग में मैंने बनाया था वाई आर वी नी, हाँ, कम टाइम में ज़्यादा एनर्जी चाहिए। मतलब बेसिकली हम एनर्जी सोर्स ही यूज़ करने वाले हैं, और एनर्जी सोर्स यूज़ करने वाले हैं तो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हुई है बताइए? एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर हुई है, किस रूप में स्टोर हुई है? पोटेंशियल एनर्जी, एंड वो जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एसोसिएटेड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एसोसिएटेड है। तो समहाउ इफ वी मैनेज टू मेक द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर, तो आई कैन से कि वहाँ पर जो एनर्जी एसोसिएटेड होगा वो भी क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बन जाएगा। तो एक सिचुएशन में लेता हूँ कि लेट्स से दिस इज़ अ कंप्लीट, मतलब कुछ भी एक कंडक्टर है जिसकी कैपेसिटेंस कुछ है, कुछ भी है ना। अभी क्या कर दिया कि इसकी वजह से कोई चार्ज अगर मैंने दे दिया, तो चार्ज दे दिया तो इसकी वजह से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बनी होगी, और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड है तो एनर्जी एसोसिएटेड भी होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो हमारा पर्पस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाना ताकि एनर्जी स्टोर्ड बढ़ जाए। तो मैंने क्या कर दिया, ये इस पर कुछ क्यू चार्ज तो था ही, एक मैंने यहाँ पर एक न्यूट्रल कैपेसिटर रख दिया, न्यूट्रल चार्ज कंडक्टर रख दिया, न्यूट्रल कंडक्टर अगर रख दिया, तो अब बताइए कि यहाँ पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हाउ विल इट इन्फ्लुएंस। यहाँ पर चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था तो यहाँ पर ये कुछ नेगेटिव चार्ज इस तरह से बन जाएगा, यहाँ पर कुछ ये पॉजिटिव चार्ज इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि इस पॉइंट पर अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी, ये मैंने बोल दिया कि ये 1 वाला कंडक्टर है, इसको 2 बोल दिया। तो आई कैन से कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो E ड्यू टू 1 तो बनेगा ही, और 2 की वजह से अगर देखा जाए तो नेगेटिव चार्जेस की वजह से किधर बनेगी, इस साइड में बनेगी, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से कहाँ बनेगी, उल्टे में बनेगी। तो नेट अगर देखा जाए तो नेगेटिव चार्जेस का डोमिनेट होने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्जेस पास में हैं। समझे क्या? नेगेटिव इस पॉइंट के नज़दीक में है नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस दूर में है इस पॉइंट के कंपैरिजन में। तो पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम होगा, नेगेटिव की वजह से मैग्नीट्यूड ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल कौन डोमिनेट करेगा इन दोनों में से, नेगेटिव और पॉजिटिव में से? नेगेटिव करेगा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ जाएगी, इसी साइड में आ जाएगी, E2 आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों के मिडल वाले रीजन में अगर मैं इस कंडक्टर को नहीं लगाता तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, कुछ E1 टाइप्स कुछ दिखनी चाहिए थे। और जब मैंने इस कंडक्टर को लगा दिया तो यहाँ पर ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड बन चुकी है एक्स्ट्रा। तो सर क्या E1 चेंज नहीं होगी क्या मेटल लगाने से? अरे ये भी चेंज होगी, ये भी इनफैक्ट बढ़ जाएगी। आप देखोगे ना तो इधर भी ये पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाएंगे, यहाँ पर रिलेटिवली कम पॉजिटिव चार्ज होंगे। तो मेरा यहाँ पर बस कहने का मतलब ये है कि पहले के कंपैरिजन में, यानी कि इस न्यूट्रल कंडक्टर को ना लगाने के कंपैरिजन में बाद में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ी कि कम हो गई?
बढ़ गई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई तो इसका मतलब एनर्जी एसोसिएटेड बढ़ेगी कि कम हो गई? बढ़ गई। और यही तो हम चाहते थे। हम चाहते क्या थे? वी नीड अ कंडक्टर या कैपेसिटर सच दैट कि उसमें एनर्जी हो और ज़्यादा हो। हम तो यही चाहते हैं। तो इसका मतलब अगर सिर्फ एक कंडक्टर रखा जाए उसके कंपैरिजन में अगर दो कंडक्टर का इस्तेमाल करें तो फायदे की बात है कि नहीं है? बिल्कुल फायदे की बात है। तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो उसके एसोसिएटेड एनर्जी स्टोर्ड भी बढ़ रहा है। ये हुई बात एक नंबर की। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि अगर न्यूट्रल के केस में अगर बढ़ रहा था तो भाई एक काम करते हैं ना, इसको मैंने क्यू किया, इसको माइनस क्यू दे दिया तो और बल्ले बल्ले हो जाएंगे अपने, तो है ना। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि अपनी जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है वो एक के कंपैरिजन में तो ज़्यादा है, न्यूट्रल के कंपैरिजन में भी ज़्यादा है, और इनफैक्ट यहाँ पर एनर्जी एसोसिएटेड जो बढ़ जाएगी वो और ज़्यादा हो जाएगी। तो हम तो यही चाहते थे कि एनर्जी एसोसिएटेड बढ़ जाए ताकि हमारी जो कैपेसिटर है उसको ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल हम कर पाएँ। ये हुई दूसरी बात। और तीसरी बात, अभी मैं अगर इसको लेता हूँ तो यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड थी वो किस प्रकार से थी बताइए? अरे यार बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे थी? कैसे ड्रॉ करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड? और रेडियली आउटवर्ड इस तरह से जा रही होगी, सरफेस से ओरिजिनेट करके कहाँ तक जा रही है बोलो? इनफाइनाइट तक जा रही है। तो इनफाइनाइट तक अगर जाती है तो आई कैन से कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक गई तो एनर्जी एसोसिएटेड किस रीजन में होगा? सरफेस से इनफाइनाइट दूरी तक होगा। अब ये चीज़ें प्रैक्टिकल मतलब थियोरेटिकल बोलने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल में अगर सोचें तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि एनर्जी एसोसिएटेड जो बनी हुई है वो हमारी बनी हुई है सरफेस से लेकर इनफाइनाइट तक। तो इससे अच्छा हम ऐसा कोशिश करेंगे, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि इसको कैपेसिटर को इनफाइनाइट जगह हम दे सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे सर्किट में जो जगह है या कंस्ट्रेंट है वो तो अलग ही होंगे, लिमिटेड होंगी जगह। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा कि यार ये चीज़ थ्योरेटिकल तो बोलने के लिए बहुत अच्छी है लेकिन इसका प्रैक्टिकल इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इसको देखना, यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरह से एसोसिएटेड हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरीके से एसोसिएटेड हो जाएगा, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दूर जा रही थी ना वो भी मुड़ मुड़ के इसी के पास में आने की कोशिश करेंगी। तो अच्छी बात ये हुई कि छोटे रीजन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फंसी हुई है। तो छोटे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फंसी हुई है तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसको अगर कवर अप कर दिया, ऐसा ढक्कन लगा के बंद कर दिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भैया यहाँ पर ये कम एरिया में मतलब छोटे रीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया और इसने ज़्यादा एनर्जी एसोसिएट कर लिया छोटे से एरिया में, छोटे से रीजन में। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा सेंस रखता है एज़ कम्पेयर टू दिस डायग्राम। ये तो बस थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सही है कि हाँ भाई कैपेसिटेंस वगैरह अपन ने कर लिया, लेकिन इसको सर्किट में इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर मैंने इस तरह से कर लिया कि भाई दो मेटल ले लिया, एक पे पॉजिटिव चार्ज दे दिया, एक पे नेगेटिव चार्ज दे दिया, तो अपनी लाइफ बहुत सेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइन हो गई छोटे से रीजन में, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ गई। तो दोनों ही चीज़ें, दोनों ही फैक्टर हमारे को हेल्प कर रहे हैं कि नुकसान कर रहे हैं? बोलो, हेल्प कर रहे हैं। तो आगे से मतलब थोड़ा दिमाग अपने साइंटिस्ट लोगों के पास भी था, तो उन लोगों ने सोचा कि यार इतनी अगर ये हेल्प कर रहे हैं तो वहाँ पर उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि दो मेटल कंडक्टर लेंगे और उनमें एक को पॉजिटिव चार्ज दिया जाएगा, दूसरे को नेगेटिव चार्ज दिया जाएगा, ताकि छोटे से रीजन में ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कन्फाइन हो जाए और ज़्यादा एनर्जी वहाँ पर कन्फाइन हो जाए। समझे क्या बात को? तो इस तरीके से हम ये समझ चुके हैं कि दो कंडक्टर लेने से अपना फायदा हो जाता है। तो वापस मैं आता हूं स्फेरिकल कंडक्टर पर। अब मुझे क्या करना है, दो ले लेने हैं। तो दो मैंने क्या कर लिया, एकदम सिमेट्रिकली कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल बना दी। तो अभी दोनों में सेम चार्ज रखें कि ऑपोजिट चार्ज? सेम एंड अपोजिट क्या होता है भाई?
ऑपोजिट चार्ज रखेंगे ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मेरे पास मैंने क्या कर दिया, दोनों को इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस रख दिए हैं, और इसकी रेडियस लेट से मैंने कह दिया ये है R1, एंड इसकी रेडियस लेट से मैंने कह दिया R2, ठीक है। एंड इसे कहा मैंने कंडक्टर A, इसे कहा मैंने कंडक्टर B। क्या कोई बता पाएगा पोटेंशियल ऑफ A कितना लिखा जाएगा? कि Q अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2, कि खुद की वजह से खुद का, फिर बाहर वाले की वजह से अंदर वाले का। पोटेंशियल ऑफ B बताइए क्या लिखा जाएगा? ये आ जाएगा कि Q अपॉन R2 अंदर वाले की वजह से बाहर का, माइनस बाहर वाले की वजह से खुद का, तो ये आ जाएगा 0। तो मैं लिखता हूँ कि VA माइनस VB, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बना हुआ है वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा KQ 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। इस तरीके से ये बन गया। तो देखिएगा कि यहाँ पर ये Q चार्ज आया, ये माइनस Q चार्ज आया। तो एक्चुअली अपन ऐसा कर सकते हैं ना कि चार्ज इस बार इनफाइनाइट से नहीं लाए, इनफाइनाइट से नहीं लाए हम, चार्ज कहाँ से लाए कि नेगेटिव से पॉजिटिव में शिफ्ट करवा दिया। मतलब प्रोटॉन लो, या तो ऐसा करो कि अंदर में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। समझे क्या? तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे चार्जेस जो ऐसा इनफाइनाइट से नहीं ला रहे हैं, वो एक मेटल से दूसरे मेटल में हम भेज रहे हैं। तो इसका मतलब अभी यहाँ पर एक मेटल से दूसरे मेटल पे भेजा, तो उन चार्जेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना बनेगा? इतना बनेगा। तो आई कैन से दैट कि ये जो डेल्टा V बना है ये आ चुका है KQ, एंड दिस इज R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। याद करो अपने कैपेसिटेंस को, तो ये डेल्टा V बराबर Q बाय C लिखा हुआ था। तो यहाँ से रिलेट करके बताओ C की वैल्यू कितनी आ गई? अरे यार, R2 माइनस R1 इंटू K, और ये K को कर दिया मैंने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। तो इस तरीके से दिस इज कमिंग आउट टू बी द कैपेसिटेंस ऑफ द कंप्लीट सिस्टम। ये जो दो स्फीयर हमने बना दिए, कंसेंट्रिक शेल बना दिए, 2 कंसेंट्रिक शेल, 2 कंसेंट्रिक मेटालिक शेल जो हमने बनाए, उसके लिए हमने देखा कि ये C के वैल्यू बन चुकी है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। गॉट इट? इसको अभी, लेकिन सर आपने तो लिखा था कि स्फेरिकल के लिए तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R था, और यहाँ पर तो कुछ और ही लिख दिया, तो ये कैसे हो गया? हाँ, ये कैसे हो गया? अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था 4 पर, वो इनफाइनाइट से ला रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर मतलब दोनों के बीच में चार्जेस मूव कर रहे हैं, तो ठीक है, इस तरह से बन गया। तो सर कि मतलब क्या कुछ कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला उसमें कन्वर्ट हो जाए? बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है ना, इसके लिए दूसरी सरफेस हमें दिख नहीं रहे। दूसरी सरफेस को अपन इमेजिन कर सकते हैं कि भाई वो इनफाइनाइट पे बैठी हुई थी, यानी कि R1 की वैल्यू तो R बनी हुई है, और R2 की वैल्यू जो बाहर वाले का था वो कितना बन गया? इनफाइनाइट बन गया। तो अभी देख सकते हैं कि ऊपर भी R2 था और नीचे भी R2 माइनस R1, तो अप्रॉक्सीमेटली R2 ही आ गया अगर बहुत बड़ी रेडियस कर दी है बाहर वाली। तो ऊपर R2 नीचे R2 खलास हो गया, तो कितना आ गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 आ गया। तो मैं करता हूँ, इफ R2 टेंड्स टू इन्फिनिटी, दैट मीन्स कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, और ये बिल्कुल वैसा ही बन चुका है जो हमने अर्लियर देखा था।
ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। ये एक बार खुद से लिख लेना, हमने 2 कैपेसिटर क्यों यूज़ किए, मतलब 2 मेटल सरफेसेस क्यों यूज़ करी, एक बार खुद से लिख लेना, हिंदी मराठी इंग्लिश जैसा चाहो वैसा लिख लेना। लिख पाओगे क्या, मुझे बताना पड़ेगा। अरे इस गधा, खुद से लिख के आना कल। मैं तो चेक कर रहा था कि कोई ऐसा गधा बोलेगा क्या। मजाक भी नहीं कर सकता क्या मैं तुम्हारे साथ में, हाँ? मजाक भी नहीं कर सकता तुम्हें। तो अरे नोट करो बाबा, क्लास है रे, दूसरी क्लास भी है, मेरी भी तुम्हारी भी। ऊपर में क्या था, ये था, स्क्रीनशॉट लो, चलो स्क्रीनशॉट लिया इसका। स्क्रीनशॉट लिया इसका। उसको तो रिकॉर्ड ही नहीं किया था। ये इसका हो गया, बोलो। ये स्क्रीनशॉट ले लो। ले लो बाबा, ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। डन। तो चलिए कल मिलते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी का सब कुछ काम ख़त्म कर दीजिए, सारा होमवर्क ख़त्म कर लीजिए उसका, ठीक है। एंड कल अपन मिलेंगे क्या, कल मिलेंगे अपन। बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम। ओके, बाय बाय।